अपने अगले प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। वेलकम टू लर्न विद अफ़ाफ़। इस प्रोग्राम में मैं इस सवाल का जवाब देने जा रही हूँ, जो एक सवाल मिला है कि एक 12 साला बच्चा जो नार्सिसिस्ट बिहेवियर का शिकार है, उसमें वो तमाम अलामात पाई जाती हैं उनके घर वालों के मुताबिक कि वो जो नार्सिसिस्ट बिहेवियर की अलामात हैं। तो वो चाहती हैं कि कोई ऐसा प्रोग्राम किया जाए जिसमें उनकी मदद हो सके कि ऐसे बच्चे को डील करने का क्या तरीका है। तो नार्सिसिस्ट बिहेवियर पहले तो मैं उसकी जिनको नहीं इल्म इसके बारे में कि ये क्या है उसको डेफिनेशन बता दूँ कि नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जो उन 10 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में आता है जो DMS जो है डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर है, जो पब्लिश्ड बाय अमेरिकन साइकियाट्री एसोसिएशन के मुताबिक जो डायग्नोस्ड हैं कि 10 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स उनमें से एक है, वन ऑफ द मेन वन। तो ये इसकी अलामात जो हैं वो आपको अमूमन हमारे कल्चर में तो बहुत कॉमन नज़र आती हैं, बल्कि अमेरिकन कल्चर में भी आपको बहुत कॉमन नज़र आता है ये बिहेवियर, जिनमें बहुत ज़्यादा ईगो वाले लोग होते हैं। ये इनको ना सुनने की आदत नहीं होती। ये लोग जो है इनके अंदर लैक ऑफ एम्पैथी होता है। इनकी रिलेशनशिप्स जो हैं उनमें लव और केयर नहीं पाई जाती। इनमें अपना हर वक़्त जो है ये खुदगर्ज़ी जिसे कहते हैं, अपना आप खुद को ये प्रेज़ हर वक़्त करना चाहते हैं, हर वक़्त अपने आप में रहते हैं। ये अपनी एक शेल के अंदर होते हैं, समझते हैं कि यही जो है सबसे बुलंद है। तो ये तमाम जो अलामात हैं ये आपको बहुत वास्ट नज़र आती हैं अपने हमारे कल्चर में, और ये बहुत कॉमन है। इवन अमेरिका या इधर के कल्चर्स में भी आप देखेंगे कि ये वाला बिहेवियर जो डायग्नोस्ड मेंटल डिसऑर्डर है, इसका जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ये यहाँ के कल्चर्स में भी पाया जाता है। और इसकी बुनियादी वजह जो है इसकी जो पाए जाने की इसकी जो रीज़निंग है उनमें आपका ब्रॉट अप शामिल है। घर का जो माहौल है, फिर जेनेटिक है, उनके इर्द-गिर्द उनकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा पर्सन है, यानी माँ या बाप में से, जो नार्सिसिस्ट बिहेवियर का शिकार है या उसकी वो पर्सनैलिटी है, और वो ऑटोमेटिकली बच्चे को रिफ्लेक्ट कर रही है वो पर्सनैलिटी। तो ये पर्सनैलिटीज़ जो होती हैं ये अमूमन जो बच्चों में अगर पाई जाती हैं तो उनकी वजूहात जो हैं उनके माहौल और जीन से पीछे से जुड़ी हैं, विरासत से। तो यही 2 वजूहात होती हैं। अब अगर माहौल से अगर विरासत में लेके कोई बच्चा इन चीज़ों को पल बढ़ रहा है उस माहौल में, और माँ-बाप अगर उस चीज़ से परेशान हैं, तो पहली बात तो ये कि टीन एज जो आपने एज बताई है 12 साल के बच्चे की, इस एज में बच्चे अमूमन अपने जो बहुत कॉमन रवैये बच्चों के ऐसे होते हैं टीनेजर्स के, जिनमें ये तमाम अलामात होती हैं, और ये वो नार्सिसिस्ट नहीं होते, लेकिन क्योंकि यही तमाम अलामात जो हैं ये एज बीइंग अ टीनेजर उनकी पर्सनैलिटी ग्रो हो रही होती है, जिनमें उनके जीन्स, उनके हार्मोन्स, उनके बिहेवियर चेंजेस की वजह बनते हैं, और बहुत से मामलात उनको वो सेल्फ सेंटर का शिकार हो जाते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, जिनकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम ये पर्सन है ऐसा जो नार्सिसिस्ट बिहेवियर है। लेकिन अगर हम उनको थोड़ा-सा वो मैच्योर हों तो उनके रवैये बदलने लगते हैं। लेकिन फिर भी एहतियातन अगर किसी को लगता है कि ये पर्सनैलिटी उस तरफ जा रही है या एक नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी का शिकार है ये बच्चा, तो उसके लिए फौरी तौर पे जो काम करने की ज़रूरत है वालिदैन को, उनको इस तरफ एक तो इनके कुछ स्टेप्स हैं जिन पे पेरेंट्स को घर में ही तवज्जो देने की ज़रूरत है कि अपना बिहेवियर ऐसे बच्चे के साथ आप कैसे रखेंगे जो उनको बेहतरी की तरफ ले जाएगा, उनका जो ऑटोमेटिकली बिहेवियर बदलने लग जाएगा, उनकी पर्सनैलिटी को सीखने का मौका मिलेगा। और ये बहुत अर्ली एज है,
और जो जितनी अर्ली इन लोगों के साथ डील किया जाए वो उतना ही बेहतर होता है। ये भी क्योंकि बड़ा जो एडल्ट जो पर्सन है जो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर का शिकार है उसको आप बदल नहीं सकते, उसको सिर्फ आप फेस कर सकते हैं। तो बच्चे को आप बदल सकते हैं। ये इनिशियल स्टेज सबसे बेहतर स्टेज होती है इस पे काम करने के लिए। तो आप पहला जो स्टेप है वो ये करते हैं कि जब भी बच्चे के साथ आप अमूमन हमारे घरों की फजा में जब आप बच्चों से बात करते हैं तो किसी भी कामयाबी पे बच्चे की हम उनको प्रेस करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए। तो यहाँ पे जो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर का शिकार बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को स्पेशल उनकी डीलिंग का एक डिफरेंट एंगल होता है। उनको बच्चे को प्रेस इस सेंस में नहीं करना कि ये सब बच्चे का कमाल है या उसके वो सारा क्रेडिट जो है उसको दिया जाए, बस बल्कि उसको टीम वर्क बताना चाहिए। जिस तरह अगर तो उसने अकेले तनहा कोई कामयाबी हासिल की है किसी मेहनत से, किसी ग्रेड लिए हैं अपने, तो फिर तो ठीक है, फिर तो उसकी कामयाबी बनती है। लेकिन जहाँ पे अगर टीम है, गेम्स हैं या कोई ऐसा जहाँ पे माहौल है जिसके अंदर वो एक टीम के अंदर उसने काम किया है, तो आपको तमाम क्रेडिट टीम वर्क को देना चाहिए उनको, ताकि एहसास हो कि टीम की क्या वैल्यू है, सोशल लाइफ की क्या वैल्यू है, उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग कितनी अहम है, उनकी क्या रिस्पेक्ट है। उसको ये एहसास दिलाना बहुत जरूरी होता है इस स्टेज पे। कभी भी पूरा क्रेडिट उसको मत दें, क्योंकि ऐसा बच्चा जो है वो साइकोलॉजिकली तमाम क्रेडिट खुद लेने की उसमें भूख होती है और वो इसी को लेके अपने आप को अपने खुद पे तारी करता है, अपनी ईगो क्रिएट उसकी होती है जो उसकी ईगो को एक तरह से बूस्ट अप करती है। तो आपने उसकी ईगो को खत्म करने के लिए उसके अंदर एक वो जो है उसके अंदर एक शामिल करना है एक ऐसा एंगल, ताकि वो इस सोसाइटी को भी प्रॉपरली देख सके और उसके अंदर रहने का एक उसको उसकी अहमियत उसके अंदर जाके ईगो कम हो। तो इसलिए आपने उसको प्रेस करते हुए बहुत एहतियात करनी है। फिर उस तरह दूसरा स्टेप ये है कि आपने ऐसे बच्चे के साथ कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने होते। ऐसा बच्चा, इस एज का बच्चा, इस पर्सनैलिटी का बच्चा बहुत आर्ग्यूमेंट करना चाहता है, क्योंकि उसको अपना आप दिखाना है कि वो उसने विन किया है। तो आप अगर उससे आर्ग्यू करते जाएंगे बिला वजह, तो उसको एक आदत बन जाएगी हर जगह पे आर्ग्यूमेंट्स करके जीतने की। तो इनका जवाब अमूमन ये होता है कि जहाँ पे आपको लगे कि आर्ग्यू करने की कोई तुक नहीं बनती, कोई वहां पे वजह नहीं है, तो आप उसमें खामोशी इख्तियार कर जाएं। उसको क्लियर नो करके या क्लियर एक जवाब देके डिस्टेंस पे जाके खामोश हो जाएं। नो इनकार करना या खामोश रहना ऐसी पर्सनालिटी के लिए बहुत मुश्किल होता है हैंडल करना। ये इनका सेकंड स्टेप होता है। ऐसे बच्चे को हमेशा इस चीज की आदत डालने के लिए इसको इस स्टेप पे लेके आके आप फौरन इनकार करके साइड पे हो जाएं। तीसरी बात, टॉक थेरापी मगर प्रोफेशनल के साथ। ऐसा बच्चा या ऐसी पर्सनैलिटी का शिकार बच्चा कभी भी अपने जो करीबी होते हैं, जो ब्लड रिलेशन में या अपने करीबी लोगों से हमेशा एडवांटेज लेता है। उनको उस नजर से नहीं देखता कि उनकी कोई भी बात वैल्यू रखती है। तो इसलिए हम उस बच्चे को सही होते हुए भी अगर सही बताएंगे तो वो आपकी जो रिलेशनशिप की एडवांटेज लेता हुआ वो बच्चा उस चीज को डिनाई कर देगा। उसके जहन में वो बात वैसे नहीं बैठेगी जो एक प्रोफेशनल या कोई ऐसा पर्सन जिसकी वो उसके नजदीक अजनबी है, स्ट्रेंजर हो लेकिन प्रोफेशनल हो। तो वो आप उसके जिम्मे ये काम, मतलब एक टॉक थेरापी जैसे साइकोथेरापी होती है, आप उसके बच्चे के लिए बहुत अहम है कि किसी के साथ बैठ के बातचीत करे, गुफ्तगू करे, किसी भी जमाने की कोई भी मौजू पे गुफ्तगू करे, ताकि उसको वो दूसरे हकाइक से रिलेटेड वो एंगल नजर आए और वो खुद सोच सके। एक स्ट्रेंजर की बात उस पर ज्यादा इफेक्ट करेगी बनिस्बत रिलेशन में। अब जो अगला स्टेप आता है वो ये होता है कि ऐसे बच्चे के साथ कभी गिव अप नहीं करते। ऐसा बच्चा या ऐसी पर्सनैलिटी जो है वो हमेशा आपका जो टेम्पर है, आपका जो टॉलरेंस लेवल है, उसको हमेशा आजमाता है। तो आपने अगर गिव अप कर दिया तो वो उसकी जीत हो गई और यही वो चाहता है, यही उसकी हंगर होती है। तो आपने उसको ये फीड नहीं करवाना कि आप जो है गिव अप कर रहे हैं। आपने कॉन्टिन्यूसली उस पे रहना है, अपने टास्क पे रहना है कि हर दफा उसकी अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है, एक लिमिट्स देनी है और उसकी बाउंड्री बेहद क्लियर होनी चाहिए। उसको नो सुनने की आदत डालनी चाहिए। नो का मतलब नो, यस का मतलब यस। कोई जो है बट इफ
के शामिल ना हो, कि कोई उसको जो एक्सटेंड कर सके उसकी बाउंड्रीज को, कोई ऑप्शन नहीं। ऐसे बच्चे के लिए नो का मतलब वेरी क्लियर होना चाहिए, और और उसको शुरू से ही इसकी आदत डाली जानी चाहिए। अब साथ साथ उसको टॉक्सिक रिलेशंस जो होते हैं उस पे आप जब घर में बैठे हो एज अ पेरेंट्स behैसियत वालिदैन, तो उसको ऐसे बच्चे को बार बार टॉक्सिक रिलेशंस की जो इन्वायरमेंट होती है उसका बार बार रियलाइज करवाना चाहिए कि उसके बिहेवियर से कैसे जो दूसरी इन्वायरमेंट घर की जो है वो टॉक्सिक हो रही है, क्योंकि उसका जो बिहेवियर होता है वो तो अपना आप को प्रेस चाह रहा होता है, दूसरे को निगलेक्ट कर रहा होता है, जिससे जो बाकी जो सिबलिंग्स होते हैं, बाकी रिलेटिव्स होते हैं, इवन कि जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसके काम की जो फजा होगी वहां पे फिर उसकी रिलेशनशिप बीवी के साथ जो होती है, आगे पार्टनर के साथ या आगे बच्चों के साथ, वो आगे से आगे वो ऐसा पर्सन जो है वो उसकी इन्वायरमेंट हमेशा टॉक्सिक बनेगी, क्योंकि उसकी जो सेल्फ सेंटर्ड पर्सनैलिटी है वो कभी भी दूसरे पर्सन को अपने इर्द गिर्द जो है वो पर नहीं मारने देगी, और वो हमेशा अपने ईगो में रहेगा। और ये पर्सनैलिटी का की जो ईगो है, इसके पीछे भी जो है उनका खौफ छुपा होता है हमेशा। ये भी हकीकत है कि ये पर्सनैलिटी की ईगो का मतलब ये नहीं है कि ये कॉन्फिडेंट है, बल्कि इनका मतलब ये होता है इस पर्सनैलिटी का कि ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। ये अपना जो खौफ, अपना जो उनके अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं उनको छुपाने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर जो फ्लॉज होते हैं उनको दूसरों से छुपाने के लिए अपने आप पे ईगो का खौल तारी करते हैं, और वो एक अपने आप में मगन रहते हैं, खुद को हमेशा प्रेज करते हैं, दूसरों के सामने बड़ा दिखाते हैं, या अपनी हमेशा जो है ऊपर रखते हैं अपने जो पगड़ी है। इसकी वजह यही होती है कि ताकि दूसरों की नजर इनकी जो है कमजोरियों पे, कोताहियों पे ना पड़े, खुद को ऊंचा रखें ताकि दूसरी नजर ही ना वहां जा सके। तो इनका ये साइकोलॉजिकली जो इनके बिहेवियर जो है वो ऐसा ट्विस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत जो है मगरूर या एक ईगो का शिकार पर्सनैलिटी है, लेकिन अंदर से ही खोखले होते हैं ये लोग बिल्कुल ही। तो इनके खोखलेपन तक जाना जो है, ये एक बहुत इन्होंने हडल अपने इर्द गिर्द ऐसी दीवारें स्ट्रॉन्ग क्रिएट करते हैं कि इनके अंदर ना कोई झांक सके। तो इसके लिए जो है वर्क करना बहुत जो इनिशियल स्टेज पे अहम होता है, ताकि उस बच्चे को वहीं पे इनकी जो शेल्स हैं ब्रेक होनी शुरू हो जाएं, ताकि वो बच्चे के अंदर पर्सनैलिटी के अंदर जो इनकी कमजोरियां या जिनके अंदर जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको फौरी तौर पे आप उनको रिप्लेस कर सकें। तो अब जब आप इन पे वर्क करते हैं तो ये इतना आसान काम हरगिज नहीं होता। ऐसे बच्चे के साथ, ऐसी पर्सनैलिटी के साथ काम करना बहुत वक्त भी लेता है, स्ट्रेंथ भी लेता है, और आपका पेशेंस भी चाहिए होता है इसके लिए। तो इसमें उन पे बैठ के उनकी टॉक्सिक जो उनके बिहेवियर से जितनी भी टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट होती है उस पे आप बाकायदा डिस्कस करें, बताएं कि उसके फलां बिहेवियर से ये माहौल और ऐसे रिलेशनशिप ब्रेक होती हैं, ऐसे लोगों पे असर होता है, फलां की फीलिंग्स जो है वो हर्ट होती हैं, हमें तकलीफ होती है। ये तमाम चीजें बार बार उसको रियलाइज करवाना ये बहुत जरूरी होता है। फिर एक सबसे जो अहम नुक्ता है यहाँ पे, ये हर बच्चे के लिए है जो टीन एज में आता है, हर बच्चे के लिए। और जब ये खास तौर पे जो नार्सिसिस्ट बिहेवियर में आता है बच्चा, उसके लिए तो बेइंतहा अहम है ये कि आप इस ऐसी किसी सेल्फलेस एक्टिविटीज में बच्चों को शामिल करें, बच्चों को मुतवज्जो रखें और उसके अंदर इन्वॉल्व करते रहें मुस्तकिल। इस एज में जो टीन एज का पूरा पीरियड है, पूरा जो ये पैकेज है, आप जैसे बच्चा ग्रो होता है इनको आप फौरन किसी वॉलंटियर सर्विसेज में, कम्युनिटी सर्विसेज में, किसी एनजीओज में, किसी ऐसे अदारे में जो बगैर पे के या बच्चों के जो इंसानी हकूक के लिए होते हैं बने, बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, बुजुर्गों के साथ, या जिस तरह बने होते हैं शेल्टर होम्स होते हैं, माजूर बच्चों के अदारे हैं, बेशुमार जो आपके इर्द गिर्द ऐसी आपको नजर आए, वो सेल्फलेस एक्टिविटीज जिसमें कोई रिवॉर्ड नहीं है, कोई पेमेंट नहीं है, कम्युनिटी वर्क है, ह्यूमैनिटी का वर्क है, इससे उन बच्चों को में जो उनकी ईगो जो है वो बहुत कम होगी। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो है ये स्टेप है ऐसे बच्चे के लिए, और किसी भी जो टीनेजर के लिए ये सबसे अहम नुकता होता है।
क्योंकि ऐसी एक्टिविटीज जो हैं उनमें ऐसे लोगों के साथ जब वो डील करते हैं जिनको जरूरत है उनकी, या वो महसूस करते हैं उनकी तकलीफ को, उनके दर्द को, उनके एहसास को, उन्हें जिंदगी के वो हकाइक नजर आते हैं जो उनकी ईगो को जो है वो चैलेंज कर रहे होते हैं। वहां पे वो चैलेंज इस सेंस में नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने कोई जंग लड़नी है, बल्कि उसको दबा रहे हैं, उसको डाउन कर रहे होते हैं, उसको प्रेस कर रहे होते हैं। तो उनमें वो इंसानियत का जो है वो लेवल बुलंद हो रहा होता है। तो इसलिए ये वाली एक्टिविटीज अब तक सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो है स्टेप है वो ये है ऐसे बच्चों के लिए। फिर उसके बाद एक अहम जो वालिदैन के लिए सबसे अहम स्टेप है ऐसी पर्सनैलिटी के साथ डील करने के लिए, वो ये कि आप लव विदाउट मटेरियलिज्म का उसको इंट्रोडक्शन करवाएं। हमारे यहाँ ये रवैया बहुत कॉमन है कि वालिदैन किसी भी अपने काम के बदले बच्चों से किसी जो है रिवार्ड का जो है उनको झांसा देते हैं, या उन्हें कहते हैं ये काम करोगे तुम्हें ये मिलेगा, ये करोगे तो ये दूंगा। ये वाली पर्सनैलिटी के लिए ये फ्यूल का काम करता है। तो आपको ये बिहेवियर जो है आपके इर्द गिर्द कहीं भी ये बिहेवियर अगर है, इसको फौरी तौर पे खत्म करने की जरूरत है, ताकि उनके जहन से अनकंडीशनल जो लव है उसकी जो डेफिनेशन उसमें ग्रो हो, ना कि लव विद जो है विद जो है मटेरियलिज्म के साथ हो कि उसको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा तो ही उसने करना है, उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो उसने नहीं करना। जब आप ये रवैया देते हैं तो वो बच्चा ऐसे ग्रो होता है कि उसने जो भी काम करना है उसका आउटकम जो है उसको रिवॉर्ड की सूरत में मिलेगा। उसके बिना वो बच्चा कोई तसव्वुर ही नहीं रखता जिंदगी में किसी भी काम का, किसी भी चीज का। तो हमें ये चीज सिखाने की जरूरत है कि आपने जिंदगी में कोई भी काम करना है, आपने कुछ भी करना है, अपनी नीयत अच्छी के लिए करना है, या आपका अगर प्रोग्राम आपकी इंटेंशन जो है वो होनी चाहिए क्लियर। इसके अलावा रिवॉर्ड की या नहीं भी मिलता तो इट्स ओके। तो इन चीजों को जो है ये दोनों जो मैंने पहला स्टेप बताया था आपको, सेल्फलेस एक्टिविटीज और दूसरा लव विदाउट मटेरियलिज्म, ये तीन चीजें जो हैं ये दोनों ऊपर नीचे चीजें हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ लाजिम और मलज़ूम है। आप देखेंगे ये दो अगर काम आप स्टेप प्रॉपरली करेंगे तो ऑटोमेटिकली फर्क देखेंगे। आप एक बात ये भी याद रखें कि ऐसे बच्चे जो है, आप ये मत सोचें कि आप उससे बात कर रहे हैं या वो काउंसलिंग ले रहा है बाहर बच्चा किसी के साथ, किसी प्रोफेशनल के साथ बैठ के बात आ रहा है साइकोथेरेपिस्ट के साथ, या वो आप किसी उसको एक्टिविटीज में डाला हुआ है आपने, तो वो बच्चा फौरन आपके आके आपको चेंज दिखाएगा उसके एटीट्यूड में। नहीं, आप ये भी बात की तवक्को मत रखिए, क्योंकि ऐसे जो सेल्फ सेंटर्ड बच्चे होते हैं उनको अंदर से बदलाव आ भी रहा होता है तो वो बाहर इतनी आसानी से नहीं दिखाते, उनको बहुत टाइम लगता है उस चेंज को अपने ऊपर लाने के लिए। उसके लिए बाहर वालों को पेशेंस और जो उनकी स्ट्रेंथ बरकरार रखनी होती है अपनी। तो आप उस पर कोशिश, आपका काम सिर्फ कोशिश और हिम्मत और अपना जो है सब्र के साथ उस पर लगे रहना है, और उसका काम उसके इनसाइड वो अपना टाइम लेगा, अपना वक्त लेगा, उसके अंदर जो तब्दीलियां आएंगी वो वक्त के साथ आएंगी, लेकिन आएंगी जरूर, ये शर्त है। तो इनके साथ आपने जो है ये मुसलसल ये जो स्टेप हैं इन पे आपने फोकस रखें, और उस पे बच्चे पे हकायक हमेशा घर में मौजूद, बच्चे के साथ हकायक पर मौजूद गुफ्तगू करें। कभी उसको ऐसी कहानियां, ऐसी स्टोरियां ना दें जो लॉजिकल ना हो। आप जब बच्चों को ऐसी चीजें देते हैं, जिस तरह आप रिवॉर्ड दे दिया बच्चे को बैठे बिठाए कोई चीज मिल गई, आपने उसको ये बताना है, देखो अगर वालिदैन आपके लिए ये चीज लेके आए हैं तो वालिदैन को इस लाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा, कितनी मेहनत करनी पड़ी हुई कमाने के बाद बच्चे वालिदैन यहाँ से गुजरे। आज अगर वालिदैन कुछ आपके लिए कर रहे हैं तो वो उसके पीछे उनकी कितनी स्ट्रगल है। ये तमाम हकायक से जब आप उनको बार बार नहीं करवाते तो वो बच्चे के लिए इजी गेन है, उनको वो चीज मिलती है, एज अ बेनिफिट लेते हैं, फिर उसका उनके लिए वो चीजें जो है वो जस्ट एज एडवांटेज के तौर पे उन चीजों से फायदा उठाते हैं, ना कि उन सीखने के लिए। तो हमें ऐसी पर्सनैलिटी के लिए सीखने के जब मराहिल आपने रखने हैं तो आपने उनके लिए अपने आप को विलिंगली इन चीजों के लिए तैयार रखना है कि आप उनसे गुफ्तगू मुसलसल करें और हकायक पे मबनी गुफ्तगू करें, वो चीजें करें, जो भी चीज उनको दें उनके पीछे उनको बाकायदा उनको क्लियर करवाएं, और उनके साथ जो भी बात करें वो ऐसे करें कि कभी भी जो है 2 या 3 ऐसा जवाब ना दें जिसमें झोल हो या वो कोई दूसरा लूप होल हो उसमें। उसको स्ट्रेट जवाब, बाउंड्रीज क्लियर,
यस और नो, उसके बाद उसके साथ जो है सेल्फलेस एक्टिविटीज का, उसके अंदर जो है उसकी एक्टिविटीज, उसके बाद लव विदाउट मटेरियलिज्म, ये तमाम चीजें, फिर टॉक थेरेपी, और ये तमाम चीजें जब मिल के काम करती हैं तो आप देखेंगे बच्चों में बदलाव आता है। ये किसी भी टीनेजर के लिए है, ये सिर्फ नार्सिसिज्म बिहेवियर के लिए नहीं है। हाँ, उनके लिए ये बहुत कारआमद जरूर है, लेकिन अगर ये तमाम स्टेप आप किसी भी टीनेजर के साथ करते हैं इस एज में, उनको इसी पे रखते हैं, तो आप यकीन माने कि आपको खातिर ख्वाह जो है फायदे नजर आते हैं। उम्मीद है कि आपको इस चीज को काफी हद तक जो मैंने क्लियर किया है इस टॉपिक को, मैंने ये सिर्फ टीनेजर के लिए बात की है, एडल्ट्स के लिए नहीं। एडल्ट्स के अपने मामलात हैं, उनकी डिफरेंट बात होगी, डिफरेंट मामलात को देखा जाता है, लेकिन ये सिर्फ उस एज के लिए जो इनिशियल स्टेज रखती है, जिस पे वर्क करके हम बेहतर बना सकते हैं। तो वो स्टेप्स जो घरेलू सतह पे हम कर सकते हैं, बीइंग एडल्ट, बीइंग वालिदैन। तो इसलिए मैंने आपको आसान अल्फाज में इस चीज को समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आएगी, या इसको कुछ अगर मजीद सवाल हो तो आप मुझे कभी भी जो है मैसेज कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं learnwithafaf@gmail.com पर, या इसी लिंक के नीचे आप और इसके अलावा अगर आपको ये लगे कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप जो है इसको सब्सक्राइब करके मजीद इसको बढ़ाने का सबब भी बन सकते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स को, ताकि मजीद आगे ही जारी रहे। आइंदा प्रोग्राम के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच, फिर मुलाकात होगी।